दोस्तों, क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि एक छोटी सी डील के लिए पूरी भारत सरकार पर आज से 12 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा केस फाइल किया गया था और अब 12 सालों बाद फाइनली संयुक्त राष्ट्र के इस केस से भारत बाहर हो चुका है। और भारत के खिलाफ ये इंटरनेशनल केस किसी छोटी मोटी कंपनी ने नहीं बल्कि मॉरिशस की एक जानी मानी कंपनी की तरफ से डाला गया था। और अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सभी सबूत पेश किए जाने के बाद ये कंपनी मुंह झुका करके वापस लौट गई है। दूसरी खबर अटलांटिक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने बहुत ही खतरनाक परीक्षण करने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली अमेरिका ने यहां से 4 ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिनमें परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। तीसरी खबर इजराइल और तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल ने क्लियर बोल दिया है कि नाटो की मेंबरशिप के भरोसे मत बैठिए, अगला टारगेट कौन हो सकता है, और इसमें तुर्की का नाम सबसे पहले है। लास्ट अपडेट भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां दोनों देशों के बीच अब रिश्ते फिर से सुधरने लगे हैं। कनाडा के विदेश मंत्री भारत विजिट पर आ रहे हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। चलिए सबसे पहले भारत पर हुए 12 साल पहले पुराने केस की बात करते हैं। असल में भारत ने 12 साल पुराने केस, जो कि एक था 2G स्पेक्ट्रम विवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भारत को इसमें बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन ये केस क्या था, पहले इसे समझिए। असल में संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल के अंदर मॉरिशस की एक कंपनी जाकर के अरबों रुपए के दावे ठोक देती है भारत के ऊपर। असल में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के नाम से जानते हैं, यहाँ पर मॉरिशस बेस्ड कंपनी खतानी होल्डिंग्स ने भारत सरकार के खिलाफ 96 करोड़ डॉलर यानी कि 85 अरब 14 करोड़ 95 लाख रुपए से भी ज्यादा कुछ दावे किए थे। और फाइनली इस कोर्ट ने इन पूरे दावों को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के ट्रिब्यूनल ने मॉरिशस की कंपनी के सभी दावों को खारिज करते हुए भारत के खिलाफ किसी भी दावे को मान्यता नहीं दी है। फैसले के साथ ही भारत सरकार के खिलाफ लंबित अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद भी खत्म हो चुका है, जिसमें भारत की जीत हुई, जिससे आने वाले समय में भारत के स्पेक्ट्रम सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कई कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे, जिसमें खतौनी होल्डिंग्स भी शामिल थी, जो कि मॉरिशस की कंपनी लूप टेलीकॉम का ही हिस्सा थी। लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद कंपनी ने दावा किया था कि उसे गलत तरीके से बाहर निकाला गया है और उसके बाद भारत के ऊपर इंटरनेशनली जाकर के केस ठोक दिया गया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लूप ने जो 22 लाइसेंस भारत में मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाले थे उसके लिए हासिल किए थे, उनमें से 21 रद्द कर दिए गए और इसके बाद लूप मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। केवल मुंबई में लाइसेंस होने के कारण वह काम कर रहा था और यही रीजन इंटरनेशनली भी दिया गया है। इसके बाद साल 2013 में खैतान ने मॉरिशस से भारत संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल में 51.6 करोड़ 744.4 करोड़ डॉलर के ब्याज का दावा ठोक दिया। और फाइनली इतने सालों बाद ये मैटर सुलटा है, जिसमें भारत की एक बड़ी जीत हुई है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो भी ऑक्शंस किए गए हैं इसमें सही प्रोसीजर का इस्तेमाल हुआ है, इसके बावजूद भी भारत की नहीं सुनी गई। तो आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके के केस दायर किए जाते हैं और कई बार यहाँ से गलत फैसले भी आ जाते हैं। फिलहाल कंपनी के इन सभी आरोपों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अटलांटिक महासागर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब अमेरिका ने यहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। असल में अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में अपनी ओहायो क्लास पनडुब्बी से 4 ट्राइटेंट सेकंड D5 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसका वैश्विक सुरक्षा और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कम करने का अर्थ है। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका किसी भी परीक्षण को यूं ही नहीं करता। आपको बता दें, ये मिसाइलें परमाणु हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं और एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। हालांकि इन परीक्षणों में किसी भी वास्तविक वारहेड का इस्तेमाल नहीं किया गया। परीक्षण के समय यह मिसाइलें अटलांटिक महासागर के विभिन्न हिस्सों में गिरी, जिनकी मारक दूरी लगभग 7,456 मील यानी कि 12,000 किलोमीटर की थी। इसमें से हर मिसाइल 8 MIRV दैट मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल्स वॉरहेड ले जाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और अमेरिका का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी एक नया मैसेज था। चीन ने जिस तरीके से रिसेंटली एक परेड की, पूरी दुनिया भर के आधुनिक हथियारों का जखीरा दिखाया, अमेरिका ने भी अब सेम काम करना शुरू कर दिया है। अगर हम टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल की लंबाई लगभग 13.4 मीटर्स की और डायमीटर 2.11 मीटर्स का है और वजन सिर्फ 60 टन के आसपास है। यह 3 चरण के अंदर ऑपरेट होने वाली है, जिसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया था और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 11.5 से 12,000 किलोमीटर की है। और सबसे
सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही एक्यूरेट निशाना लगाती है और लगभग 90 मीटर तक टिकता आसानी से प्रदान कर सकती है। बाकी पूरी दुनिया में परीक्षण किए ही जा रहे हैं नए नए हथियारों के। रिसेंटली भारत ने ट्रेन से एक मिसाइल दागी है। आपको कमेंट्स में बताना है कि उस मिसाइल का नाम क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली जिस तरीके से दुनिया के सभी ताकतवर देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार रखा, फिर चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, तुर्की हो, इस बात से इजराइल के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं और अब उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा है कि नाटो की सदस्यता आपके काम नहीं आएगी। अब ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नाटो में वो कौन सा देश है, स्पेशली वो कौन सा इस्लामिक देश है जो कि खुल करके सपोर्ट कर रहा है और उस पर इजराइल आने वाले समय में कोई भी बड़ी सैन्य कार्यवाही कर सकता है। इस चीज के लिए अब तुर्की ने खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत भी फिलिस्तीन को मान्यता देता है और भारत 2 नेशन थ्योरी को आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से सपोर्ट करता आया है। तुर्की इजराइल की बात की जाए तो तुर्की इजराइल का एक बड़ा आलोचक है और हमास का लंबे समय से समर्थन करता आया है और इजराइल तुर्की को पूर्व भूमध्य सागर में खतरे के रूप में देखता है, खासकर सीरिया में उसकी बढ़ती प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ व्यापार और कॉमर्स संबंध बहुत लंबे समय ही पूरी तरीके से बंद कर दिए थे और अपनी हवाई सीमाओं में इजराइल के जहाजों को आने की परमिशन नहीं है। अपने बंदरगाहों पर वो इजरायली जहाजों को आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल का अगला टारगेट कौन हो सकता है और अगर कोई बड़ी घटना होती है तो डेफिनेटली तुर्की के लिए दुख की खबर हो सकती है। तुर्की नाटो मेंबर है तो पूरे नाटो देश एक्टिव हो सकते हैं और बहुत भीषण युद्ध शुरू भी हो सकता है और नहीं भी। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल तुर्की भारत का हमेशा विरोध करता है, भारत के पड़ोस में बैठे हुए पाक का हर तरीके से सपोर्ट करता है, फिर चाहे हथियारों की सप्लाई करनी हो या फिर अपने इंटेलिजेंस शेयर करना, सारी मदद समय समय पर की जाती रही है। फिलहाल इजराइल और तुर्की के बीच शुरू इस घमासान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जिसे कहा जा रहा है कि एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्ते पटरी पर आ रहे हैं। असल में भारत और कनाडा के बीच पिछले साल बहुत बवाल हुआ और जब वहां पर जस्टिन ट्रूडो थे तब उन्होंने किस तरीके से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब किए हम सबने देखा है। लेकिन एक बार फिर से रिश्ते सुधर रहे हैं। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा कर सकती हैं, जो कि 2023 में दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि विदेश मंत्रियों ने किसी भी तरीके की यात्रा करने से अपने आप को बचाए रखा। फिलहाल 23 के बाद ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जून 2025 में एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच 2023 में निज्जर के मामले को लेकर के और तख्ता पलट जैसे विवाद की वजह से कूटनीतिक संबंध बहुत बुरी तरीके से खराब हो गए। भारत ने तब कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित किया और ओटावा ने भी भारतीय राजदूत को वापस बुला लिया था। फिलहाल कनाडा के विदेश मंत्री की भारत विजिट के बाद कई सारे अलग अलग मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें मेनली शामिल है व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, व्यापार को फिर से किस तरीके से रिस्टार्ट किया जाए और ट्रेड को लेकर के जो भारत अमेरिका के बीच बैरियर आया है इसका अल्टरनेट कैसे कनाडा को रूप में देखा जाए। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।